हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ द पार्टनर्स ट्यूटोरियल। हम 12th स्टैंडर्ड का एक इम्पॉर्टेंट लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस। ये जो ट्रांसफार्मर है, हमको पता है स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल कि जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, एंड डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। जो सेल है या बैटरी है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कार में बैटरी या हम पेंसिल सेल यूज़ करते हैं डिवाइस में, वो डीसी सोर्स होता है। और दूसरा जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई होता है यूजुअली, वो अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो ये ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफर्स द एसी करंट और ईएमएफ फॉर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस डिवाइस का क्या यूज है स्टूडेंट कि ये एसी का जो करंट या वोल्टेज है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, और इस ट्रांसपोर्टेशन में उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। So what is a transformer? Transformer is a device which transfers the alternating current or voltage from one place to another place with the change of its magnitude. अभी इसका क्या प्रिंसिपल है? तो हमने आप इसके पहले के आप वीडियो देखेंगे स्टूडेंट, तो इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसका जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन व्हाट यू कॉल एज ए म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। पहले की वीडियो आप देखिए स्टूडेंट, हमको पता क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन। जब एक कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है। द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल और ए सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड एज एन म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो डिवाइस है ट्रांसफार्मर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आइए कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन, अभी आपको पता है स्टूडेंट कि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कॉइल। वन कॉइल वी कॉल एज ए प्राइमरी एंड सेकंड कॉइल वी कॉल एज ए सेकेंडरी। तो ये जो कॉइल है स्टूडेंट, कॉइल को वाउंड करने के लिए हमको एक सपोर्ट लगता है। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने लेबोरेटरी में रियोस्टेट देखा है स्टूडेंट। रियोस्टेट क्या होता है? एक पोर्सिलिन का नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, उसके ऊपर वायर लपेट देते हैं। तो सिलेंडर क्या है? वो सपोर्ट है वायर को वाउंड करने के लिए। सिमिलर मैनर यहाँ पर दो कॉइल हम यूज कर रहे हैं, ए प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो इन कॉइल को वाउंड करने के लिए कुछ सपोर्ट लगेगा। तो वो जो सपोर्ट है वो हम लेते हैं आयरन कोर। तो आइए समझते हैं व्हाट इज एन आयरन कोर। आयरन कोर में क्या करते हैं स्टूडेंट, एक ऐसा आयरन का थिन प्लेट है। रिकलेक्ट कीजिए, लेमिना मैंने आपको बताया। आयरन का एक थिन प्लेट लेते हैं और इस थिन प्लेट को बीच में से ऐसा कट कर देते हैं। देखो मैंने बीच में से इसको कट किया है, आयरन प्लेट को मैंने बीच में से ऐसा कट कर दिया है। तो ये आयरन का, वाई आयरन? क्योंकि आयरन इज ए गुड मैग्नेटिक मटेरियल, वो इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज होता है। तो सॉफ्ट आयरन लेते हैं और इसको इस प्रकार से एक फ्रेम बनाते हैं। इस फ्रेम के ऊपर इंसुलेशन वार्निश आता है, पेंट आता है, इसको इंसुलेट कर देते हैं। फिर इस प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखते हैं, तीसरा प्लेट रखते हैं, ऐसा एक बंच ऑफ द प्लेट बनाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है स्टूडेंट, वो उसका मैं आपको रीजन जरा बाद में बताता हूँ। तो ये जो प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, ऐसे जो एक के ऊपर प्लेट एक रखा और जो बंच बनाया है, जैसे आपका नोटबुक है जो कि पेजेस का बंच है, उसी प्रकार इस प्रकार का बंच बना। दो आयरन प्लेट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि उसको इंसुलेट कर दिया गया है। एक वार्निश आता है स्पेशल, वो वार्निश इसके ऊपर लगा देते हैं तो वो इंसुलेट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं स्टूडेंट आयरन कोर। इस आयरन कोर के एक साइड में हम एक कॉइल वाउंड करते हैं जिसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। लेट अस सपोज
NP. What is NP? NP be the number of turns in primary coil. दूसरे साइड में स्टूडेंट हम सेकेंडरी कॉइल वाउंड करते हैं. लेट मी कॉल NS बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. जरूरी नहीं है कि ये नंबर ऑफ टर्न सेम हो, नंबर ऑफ टर्न्स आर डिफरेंट. उसके ऊपर हम देखेंगे बाद में, थ्योरी में हम डिराइव करेंगे, इसके ऊपर एनर्जी ट्रांसफर डिपेंड करता है. अभी जो ये प्राइमरी कॉइल है स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्शन हो गया. ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें हम एसी वोल्टेज इनपुट करते हैं. तो जो ईपी है, ईपी इज द एसी वोल्टेज अप्लाई टू द प्राइमरी. तो क्या होगा जब ये एसी वोल्टेज प्राइमरी में अप्लाई करेंगे, आपको पता है एसी क्या होता है, वो चेंज होता है. इट इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो जैसे एसी करंट चेंज होगा, इसमें से वोल्टेज चेंज होता है तो करंट भी चेंज होगा. उसकी वजह से ये जो प्राइमरी कॉइल है उसके आजू बाजू में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी से एसोसिएटेड होता है. ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आयरन कोर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है स्टूडेंट, और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेट मी कॉल दीज आर द ईपी एंड ईएस आर अप्लाइड ईएमएफ टू द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. अभी कैसे ये काम करता है, तो हमको पता है जब करंट चेंज होता है तो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. अभी जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं स्टूडेंट, हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे. इस फार्मूले में हम एज्यूम करेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल ट्रांसफार्मर है. व्हाट आई मीन बाय सेइंग आइडियल ट्रांसफार्मर, वी विल कंसीडर देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स. एक्चुअली जब प्राइमरी में कुछ फ्लक्स होता है तो सेकेंडरी में पूरा ट्रांसफर नहीं होता है. द सम पार्ट ऑफ द फ्लक्स, हमने देखा ना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसके पहले का लेक्चर आप देखिए स्टूडेंट. कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यदि k है तो पूरा फ्लक्स यहाँ पे एसोसिएटेड होता है. तो क्या होता है, थोड़ा फ्लक्स लॉस हो जाता है. सेकेंड थिंग हम कंसिडर करेंगे कि जो आयरन कोर है इसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है एंड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी. इसमें क्या होता है, एक प्रकार के करंट जनरेट हो रही है. आयरन कोर में एक करंट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एडी करंट. ये जिसका नाम है फोकाल्ट करंट, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे. उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि देयर इज नो लॉस ऑफ फ्लक्स, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी, एंड whatever we consider the resistance of these coils are negligible. तो आइए इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो फ्रॉम laws of electromagnetic induction, we know that, रिकलेक्ट कीजिए स्टूडेंट बिगिनिंग के लेक्चर, क्या पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हाउ मच विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द प्राइमरी कॉइल. इन प्राइमरी कॉइल, in primary coil we have EP equal to minus d5 by dt multiplied by number of turns in primary coil. ये पर टर्न है, ये एक टर्न है. यदि NP नंबर ऑफ टर्न होगा तो हमको NP से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली इन सेकेंडरी कॉइल, in secondary coil induced EMF ES will be equal to कितना होगा स्टूडेंट, हाउ मच इट इज, माइनस d5 by dt into ns. बराबर ध्यान दीजिए, d5 by dt हमने दोनों में सेम लिया है. इसका मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो लीकेज एंड लॉस ऑफ द फ्लक्स. whatever flux associated with the primary is 100% transferred to the secondary. अभी let us divide these two. Therefore हम दोनों का रेशियो लेते हैं ES अपॉन EP. यदि सेकंड को मैं फर्स्ट से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, तो ऑन राइट हैंड साइड विल गेट द फॉर्मूला NS अपॉन NP. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेशियो ऑफ
EMF of secondary to the primary coil. ये जो NS/NP है, इस इक्वेशन में NS/NP है, इस क्वांटिटी को बोला जाता है ट्रांसफार्मर रेशो. दिस इज कॉल्ड एज एन ट्रांसफार्मर रेशो. ये डिसाइड करता है कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा स्टूडेंट. तो हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं. लेट अस कंसीडर सम स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस. Special cases. Let us consider the first point. In first case, if number of secondary is greater than number of primary, number of turns in secondary is greater than number of turns in primary, then क्या होगा? Then ES will be greater than EP. Such a transformer is called as an step up. It is called as an step up transformer. It is called as an step up transformer. मतलब ये क्या करेगा स्टूडेंट? इस आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा देगा. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जब इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज करते हैं, जैसे रेलवे वगैरह, वहाँ पे आपने देखा बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है. तो जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो लो वोल्टेज है, 240 वोल्ट है. तो ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं? उसके वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं. सच ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज एन स्टेप अप ट्रांसफार्मर. सेकंड क्या होगा? सेकंड केस कि इफ NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन NP, तब क्या होगा स्टूडेंट? देन व्हाट विल हैपन? देन ES विल बी लेस देन EP. मतलब आउटपुट वोल्टेज विल बी लेस देन इनपुट वोल्टेज. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ. जैसे आपका मोबाइल चार्जर है, वो जब आप चार्जिंग पोर्ट में लगाते हैं, आपके डोमेस्टिक सप्लाई में लगाते हैं, तो वो सप्लाई रफली 240 वोल्ट होता है. पर मोबाइल का सप्लाई बहुत कम होता है, वो 16-20 वोल्ट होता है. तो जो आप डिवाइस चार्जर यूज करते हैं, उस चार्जर में क्या है? ट्रांसफार्मर लगा हुआ है. तो वो क्या करता है स्टूडेंट? वो इसको स्टेप डाउन कर देता है. सच ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज एन स्टेप डाउन. Step down transformer. So ट्रांसफार्मर करता क्या है? ये एनर्जी ट्रांसफर करता है. यदि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और मैग्नीट्यूड कम हो गया तो इट इज कॉल्ड एज एन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ये जो इक्वेशन है, इसमें एक ही फॉर्मूला है स्टूडेंट. इस फॉर्मूले के ऊपर हम बाद में न्यूमेरिकल करेंगे. क्या यूजेस है? व्हाट इज द यूजेस? यूज क्या है? तो सबसे पहले यूज है ट्रांसफर. क्या करता है ये? एक ट्रांसफर AC एनर्जी, AC EMF एंड करंट ट्रांसफर करता है. सेकंड, इसका जो सेकंड यूज है ट्रांसफार्मर का स्टूडेंट, इसमें से DC पास नहीं हो सकता है, तो इट ब्लॉक्स DC. सपोज एक सर्किट में हमको AC और DC को अलग अलग करने का है, तो बीच में ट्रांसफार्मर रखते हैं स्टूडेंट. इसमें से AC पास हो जाएगा पर DC इसमें से पास नहीं होगा, क्योंकि DC के लिए कंप्लीट सर्किट इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर देयर इज नो पॉसिबिलिटी. तो इट कैन नॉट, यू कैन आइसोलेट एन AC एंड DC. सेकेंडली है, इसमें आइसोलेशन पर्पज हो गया. देन इंक्रीज. थर्ड, ये क्या करता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को ये कम या ज़्यादा करते हैं. ये इसका यूजेस और एप्लीकेशन है स्टूडेंट. अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट आर AD करंट्स? AD और फौकॉल्ट करंट, ये नेम है साइंटिस्ट का. एक्सप्लेन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो इस टॉपिक में हमने बिगिनिंग से पढ़ा स्टूडेंट. जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, टू बी मोर क्लियर, तो वो क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड EMF एंड इट प्रोड्यूसेस द करंट. So what has been found by the scientists practically, if you take a
metal plate, if you take any metal of large surface area, it can be of any shape or size, it can be regular or irregular, सब metal का plate लिया है. फॉर एग्जाम्पल लेमिना मैंने आपको बार बार बताया, जैसे कि ये एक मेटल का प्लेट है, और सपोज दैट दिस मेटल प्लेट इज मूव, इसको मूव किया इन द फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसको फिक्स रखकर सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड. दो अलग अलग बातें हैं. एक मेटल प्लेट लिया स्टूडेंट ऑफ लार्ज एरिया और इसको मूव किया मैग्नेटिक फील्ड में, और सेकंड केस में हमने क्या किया कि प्लेट को फिक्स रखा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया. इन आइदर ऑफ द केसेस व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज इन बोथ द केसेस. तो व्हाट हैज बीन फाउंड कि जब ये ऐसा चेंज होता है तो इनसाइड दिस मेटल प्लेट, ये जो मेटल का मास है, इन द मेटल मास द इलेक्ट्रिक करंट्स आर प्रोड्यूस इनटू अ सर्कुलर लूप. ऐसे लूप में पूरा ऐसा लूप बनता है, ऐसा लूप है. Currents are generated inside the metal plate like the eddies on the surface of water. जब हम किसी पानी में एक स्टोन ड्रॉप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ए पॉन्ड वी ड्रॉप ए स्टोन इन रेनी सीजन, तो कैसे सर्कल सर्कल क्रिएट होते हैं स्टूडेंट. इस सर्कल को, इस सर्कुलर जो मोशन है उसको बोला जाता है एडी. तो साइंटिस्ट लोगों ने यह देखा कि किसी भी मेटल मास को या तो आप मूव करो मैग्नेटिक फील्ड में, or you keep into a changing magnetic field, so what happens, the electric current circular loops are produced inside the conductor. अभी स्टूडेंट चूंकि ये जो सर्कुलर लूप प्रोड्यूस हुआ है, इसके लिए इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं. समझने के लिए फॉर एग्जांपल एक कोई वायर है स्टूडेंट, एक वायर है या रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक गैल्वानोमीटर या ए मीटर यहाँ पे कनेक्ट करके वी कैन फाइंड इट आउट कि करंट पास हो रहा है कि नहीं. पर इस केस में क्या हो रहा है, ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है मेटल के अंदर, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑलरेडी क्लोज्ड लूप में है. तो बाय द इंस्ट्रूमेंट लाइक गैल्वानोमीटर और ए मीटर दिस करंट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटेक्टेड. तो इनका एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडी करंट was not known for a long time, even though they are produced every time. It has been first discovered by what you call in scientist name Foucault. तो फोकाल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट, वो हम समझते हैं. What Foucault has done, the Foucault has taken a metal plate. उसने एक लार्ज एरिया का ऐसा एक मेटल प्लेट लिया, कंसिडर ए मेटल प्लेट, और इस मेटल प्लेट को एक स्ट्रिंग से, ऑर्डिनरी स्ट्रिंग से सस्पेंड किया. हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है स्टूडेंट, जैसे ये मेटल का एक प्लेट है, इस प्लेट को स्ट्रिंग से सस्पेंड किया, और दिस प्लेट, दिस मेटल प्लेट हैविंग अप्रिशिएबल एरिया, थोड़ा बड़ा होना चाहिए प्लेट स्टूडेंट, उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए. दिस प्लेट इज गिवन एन ऑसिलेशन, इसको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, सपोज इसको 60 डिग्री से बेंड किया और प्लेट इज लेफ्ट, तो क्या होगा, this plate will perform to and fro oscillation under the action of gravity. जैसे पेंडुलम होता है स्टूडेंट, वैसे ये परफॉर्म करेगा. फिर इस फोकाल्ट ने क्या किया, द टाइम इज मेजर्ड बाय स्टॉप क्लॉक. ए स्टॉप क्लॉक इज स्टार्टेड एज सुन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, और इस टाइम क्लॉक से यहाँ पर इसका टाइम इज मेजर्ड. फॉर एग्जाम्पल suppose that it takes example is a 1 minute to come to the rest, till plate come to the rest entire time is measured. फिर उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया. what he did is next time he has kept the metal plate between two strong magnetic pole pieces. दो मैग्नेट लिए उसने, अलग अलग मैग्नेट, आप ऐसा समझ सकते हैं, दो अलग अलग मैग्नेट लिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसके बीच में प्लेट रखा. द सेम प्लेट विद द सेम लेंथ इज केप्ट बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट. एंड जैसे पहले उसको 60 डिग्री का एंगल का रोटेशन दिया था, सेम एंगल का रोटेशन दिया, तो अगेन प्लेट विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन. What Foucault has found, in second case, this plate comes quickly to the rest position as compared to before.
जैसे पहले 1 मिनट में यदि रेस्ट में आता था, तो दिस टाइम सपोज दैट इट कम्स इन 55, सॉरी 1 मिनट में आता था तो ये सपोज समथिंग लाइक 50 सेकंड में ये रेस्ट में आ गया. I mean, in second case, the plate comes quickly into rest position compared to the first case. सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, देर इज नो कॉन्टेक्ट स्टूडेंट, खाली एयर रेजिस्टेंस है. और दोनों केस में क्या है, दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में आइडेंटिकल रोटेशन है. तो फोकॉट ने ये बताया कि ये जो मेटल प्लेट सेकंड केस में जब ये मोशन कर रहा है, तो इस प्लेट के अंदर एडी करंट्स आर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट्स आर प्रोड्यूस इनटू ए सर्कल. अभी आपको पता है जब ये प्लेट मूव कर रहा है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो क्या होगा स्टूडेंट, फ्लक्स इज चेंजिंग. फ्लक्स इज चेंजिंग, जब ये रोटेट कर रहा है प्लेट नॉर्थ और साउथ के बीच में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर ईएमएफ होगा, प्लेट में ईएमएफ होगा, और ईएमएफ क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा. तो करंट सर्कुलर लूप में होगा, दिस करंट विल बी इन सर्कुलर लूप. अभी हमको पता है कि इंड्यूस करंट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स. रिकलेक्ट कीजिए लेंज लॉ. तो ये इंड्यूस करंट का जो फ्लक्स बनेगा, मतलब इस प्लेट के आजू बाजू में, प्लेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इंड्यूस फ्लक्स, वो इसका अपोज करेगा. एंड देयरफॉर दिस प्लेट कम्स क्विकली इनटू रेस्ट पोजीशन कंपेयर टू सेकंड केस. तो ये फोकॉल्ट ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडी करंट है. जो करंट है उसका नाम एडी करंट है, वो सर्कुलर है, उसको हम डायरेक्टली ऐसा गैल्वानोमीटर वगैरह से, गैल्वानोमीटर या ए मीटर से हम बता नहीं सकते. और दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडी करंट. तो ये जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, ये डायरेक्टली यू कैन नॉट मेजर बट यू कैन शो इट. तो दिस पर्टिकुलर अभी ये क्यों ऐसा होता है, आपको पता है जब आपने ये मेटल लिया, यू नो ए मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में. जो भी आपने मेटल प्लेट लिया है, जो मेटल प्लेट लिया है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है. एंड दिस इलेक्ट्रॉन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मूव्स रैंडमली. पर जब स्टूडेंट ये मेटल प्लेट हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, तो क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ने वाले हैं. जैसे ये चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में इसको रखेंगे, तो इसके ऊपर एक फोर्स होगा. वो फोर्स का फॉर्मूला मैं लिखता हूं समझाने के लिए आपको, कि फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. Q is the charge, V is the velocity, B is the magnetic induction. तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है. ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. और इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली मूव कर रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन अदरवाइज रेंडमली जो मूव कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इनटू द सर्कुलर पाथ. एंड हेंस एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेटल कंडक्टर as long as there is a change of magnetic flux. Hopefully you are following me. Next one, what are the advantage of this? साइंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, जिसके ऊपर, जिनका की वर्किंग एडी करंट के ऊपर बेस्ड है. तो फर्स्ट इसका यूज है, व्हाट आर द यूजेस और एडवांटेज. फर्स्ट इसका यूज है, दे आर यूज्ड इन ऑर्डर टू डेड बीट गैल्वानोमीटर. डेड बीट गैल्वानोमीटर. इस वर्ड का मतलब है स्टूडेंट, डेड बीट का मतलब है टू कम क्विकली टू द रेस्ट पोजीशन. देखो सेकंड केस में ये प्लेट जल्दी रेस्ट में आ गया ना. क्यों रेस्ट में आ गया, क्योंकि ये जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपोज कर रहा है. तो गैल्वानोमीटर में एक कॉइल होता है स्टूडेंट, आप पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर में ऐसा कॉइल होता है जो कि ऐसे ऑसिलेट करता है. तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है, तो उस कॉइल के अंदर एडी करंट्स आर प्रोड्यूस which are stopping the oscillation of coil quickly. So therefore such a galvanometer is called as a deadbeat galvanometer. सेकंड है इसका जो सेकंड यूज है इंडक्शन फर्नेस. इंडक्शन फर्नेस. अभी स्टूडेंट होता क्या है,
आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, heat developed by an electric current is given by formula I square RT. I is the current, R is the resistance and T is the time. तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं सर्कल में, एडी जो हो रहा है, एवरी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन करंट. ये एक करंट है स्टूडेंट, ये एक करंट है, ये एक करंट है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए आई स्क्वायर है. So one of the disadvantage, one of the drawback of AD current, they are producing excessive heat. जब ये एडी करंट मेटल प्लेट में होता है तो वो मेटल का जो डिवाइस है जिसमें एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत गर्म हो जाता है स्टूडेंट. जैसे हमने इसके पहले अभी हमने ट्रांसफार्मर देखा, ट्रांसफार्मर में आयरन कोर होता है तो एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन आयरन कोर. यदि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट तो आयरन कोर के ऊपर जो हमने कॉइल वाउंड किया है वो कॉइल डैमेज हो जाएगा, इट विल बर्न आउट. तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट. बट ये एडवांटेज भी, इंडक्शन फर्नेस में हम क्या करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में इस प्रकार का एक चेंबर होता है, देयर इज अ चेंबर इन विच द मेटल मास, जो मेटल को आपको मेल्ट करने का है, आपने देखा ना फर्नेस मेटल को जब हम मेल्ट करते हैं तो यू रिक्वायर हीट. तो क्या करते हैं, इस पूरे चेंबर में, इंडक्शन फर्नेस एक चेंबर है जिसमें कि मेटल मास भर दिया जाता है और इसके अराउंड, इस चेंबर के अराउंड देयर आर मैसिव कॉइल्स आर देयर, बहुत बड़ी बड़ी कॉइल्स रहती है इसमें, और इस कॉइल में से करंट पास किया जाता है. दिस करंट इज चेंज, रैपिडली चेंज. करंट का मैग्नीट्यूड, ये जो कॉइल है इस चेंबर के अराउंड जो कॉइल है उसको रैपिडली चेंज करते हैं. तो देखो अभी क्या होगा, जब ये कॉइल में से करंट चेंज हुआ तो क्या होगा, ये जो मेटल का मास है, अंदर जो मेटल है, सपोज आयरन इज ए मेटल है, तो इस मेटल के अंदर हीट डेवलप होता है और वो एक स्टेज के बाद में इतना ज़्यादा हीट होता है कि जो मेटल का मास है, ये मेटल मास इज मोल्टन, वो लिक्विफाई होता है. देन बाय प्रॉपर मैकेनिज्म ये जो लिक्विड मिला है, इस लिक्विड इज टेकन आउटसाइड. सच ए डिवाइस इज कॉल्ड एज एन इंडक्शन फर्नेस. तो स्टूडेंट दूसरा इसका मेन यूज है, इसका जो वन ऑफ द यूज है वो होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में. इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक व्हीकल जो है, पर्टिकुलरली रेलवे या जो हेवीली मूविंग व्हीकल्स है, इसमें एक इलेक्ट्रिक ब्रेक एक अप्लायंसेस होता है, उसमें हम एडी करंट का यूज करते हैं. तो देर आर मेनी एप्लीकेशन सच एज डेड बिट गैल्वानोमीटर, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक ब्रेक एक्सेट्रा. क्या डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज स्टूडेंट, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. डिसएडवांटेज क्या है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेसिव हीटिंग, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. तो हीट को कैसे कम करें, क्योंकि हीट को यदि आपने कम नहीं किया तो जिस डिवाइस में वो प्रोड्यूस हुआ डिवाइस डैमेज हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, वी डोंट टेक ए सिंगल मेटल पीस, ऐसा मेटल का पीस नहीं लेते हैं. इसके पहले आयरन कोर देखा ना हमने, क्या देखा हमने कि आयरन का एक हमने प्लेट लिया, इस प्लेट के ऊपर हम इंसुलेशन लगाया, इसके ऊपर दूसरा प्लेट रखा, तीसरा प्लेट लिखा, तो इस प्रकार के हम क्या करते हैं, आयरन कोर लिया जाता है. पूरा यदि एक ही मेटल का पीस लेंगे, सपोज एक ही मेटल का ऐसा पीस लिया आयरन कोर, और उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ, इट विल बी क्विकली कंडक्टेड फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर. तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन पीस, हम मेटल का पीस बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल के थिन शीट्स लेते हैं, उस शीट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं, और एक शीट्स के ऊपर दूसरी शीट ऐसे रखते हैं, बीच में यहाँ पर इंसुलेशन है, ऐसे रखते हैं, ऐसे जमाते हैं, कोर इज फॉर्म. अभी देखो इससे क्या हो गया, जब आपने कोर बनाया तो एक मेटल का प्लेट दूसरे मेटल के प्लेट के कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि बीच में इंसुलेशन है. और यू फॉलोइंग मी, एक प्लेट के बाद में ये एक प्लेट लिया, या इंसुलेशन लगाया, फिर दूसरा प्लेट लिया, तीसरा प्लेट लिया, ऐसा बंच बना, तो सॉलिड मेटल पीस बन गया ना वो. अभी इससे क्या, जब यहाँ पे हीट डेवलप होगा तो वो हीट यहाँ से डेसिपेट होगा, बीच में से हीट चला जाएगा. सेकेंडरी, हमने यहाँ पे इंसुलेशन बीच में रखा है तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा आयरन कोर का, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा स्टूडेंट तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा एंड दैट डिमिनिशेस द हीटिंग इफेक्ट. इस प्रकार से, इस पर्टिकुलर मेथड से हम क्या करते हैं, वी आर ओवरकमिंग द डिसएडवांटेज ऑफ द एडी करंट. इसका अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट.
तो स्टूडेंट, अभी हम ऑलमोस्ट इस टॉपिक के एंड में आ गए हैं। ये जो एंड का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट जो टॉपिक है एसी सर्किट उसको रिलेटेड है। तो आइए हम अभी बात करते हैं जनरेटर्स के बारे में। जनरेटर्स, आप लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर पता है स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रोटेटिंग फैन, आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ यदि फैन है तो वो इलेक्ट्रिक मोटर से रोटेट करता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मेटल का पीस जिसे रोटर बोला जाता है वो रोटेट करता है। अभी हम इसका अपोजिट समझते हैं। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में हम एक कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और वो करंट जनरेट करता है। जैसे मैंने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दो टाइप के हैं, एसी और डीसी। तो जनरेटर इज ए डिवाइस जो कि एसी करंट प्रोड्यूस करता है। मेरा ये मतलब है, हम कैसे एसी करंट प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसी करंट। तो आइए उसका हम बेसिक समझते हैं। इन दिस डायग्राम मैंने एक कंडक्टिंग कॉइल बताया है, कंडक्टिंग कॉइल। इस कंडक्टिंग कॉइल को मैंने परपेंडिकुलर टू बोर्ड रखा है स्टूडेंट, ये कंडक्टिंग कॉइल है। A conducting coil is made by taking a large number of windings. Shape is not important. ये conducting coil circular हो सकता है, rectangle हो सकता है, triangle हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो बेसिकली एक कंडक्टिंग कॉइल लिया है, इस कंडक्टिंग कॉइल को परपेंडिकुलर टू बोर्ड रखा है स्टूडेंट। इस कंडक्टिंग कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में और इस टर्न का एरिया A है। जो इसके ऊपर हमने वायर लपेटा है, वायर वाउंड किया है, हर वाइंडिंग का एरिया ए है। तो टोटल इफेक्टिव एरिया इस कॉइल का होगा एन इंटू ए। ए एक टर्न का एरिया स्टूडेंट, बराबर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन नंबर ऑफ टर्न से तो जो इफेक्टिव एरिया इस कॉइल का होगा वो एन इंटू ए होगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉइल है स्टूडेंट, इसको हमने परपेंडिकुलर टू बोर्ड, परपेंडिकुलर ऐसे रखा है। इनिशियली ये जो कॉइल है सिचुएटेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी जो यहाँ पे बताया वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट है वो इनिशियली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है। मतलब ये कॉइल है तो बी ऐसा है, इनिशियली बी परपेंडिकुलर है और ये कॉइल फ्री टू रोटेट है, ये कॉइल रोटेट कर सकता है। दिस कॉइल इज फ्री टू रोटेट। तो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ पे वो समझिए स्टूडेंट। इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन यदि आप ऐसे देखेंगे, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है वो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये कॉइल है और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, डॉट बताया स्टूडेंट। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है, ऐसे कॉइल रोटेट कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सिचुएटेड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल विच इज परपेंडिकुलर टू द, ये जो रोटेशन का एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ द कॉइल और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कंसिडर ए कंडक्टिंग कॉइल which is situated initially into magnetic induction which is perpendicular to the plane. तो इनिशियली जो एरिया वेक्टर होगा वो पैरेलल टू बी होगा। रिकलेक्ट कीजिए, एरिया वेक्टर किधर होता है, यदि कॉइल मैंने ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। मतलब इनिशियली ए और बी दोनों पैरेलल है। अभी जब ये कॉइल रोटेट कर रहा है, सपोज दिस कॉइल इज रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, जब कॉइल रोटेट करेगा तो ए वेक्टर रोटेट होगा, बराबर समझिए। ए कैसे रोटेट होगा, कॉइल ऐसे है, अभी ए वेक्टर ऐसा है, सपोज मैंने कॉइल को टर्न किया थीटा डिग्री से तो ये टर्न हो गया। यदि कॉइल 90 से टर्न होगा तो ए वेक्टर 90 से टर्न होगा, 180 तो ये मेरी तरफ आ जाएगा। तो जैसे जैसे प्लेन ऑफ द कॉइल रोटेट होगा स्टूडेंट, वैसे एरिया वेक्टर रोटेट होगा। तो रिकलेक्ट कीजिए, मैंने आपको समझाया था इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कॉइल का एरिया का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा और इसकी वजह से इसमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और ड्यू टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक
फ्लक्स linked with coil कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो रिकलेक्ट कीजिए हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। ये जो ए लिखा है ये क्या है, एरिया ऑफ ईच टर्न, बट देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हमको इस पूरे इक्वेशन को एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस कॉइल में से। अभी ए डॉट बी आपको पता है स्टूडेंट, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल कहाँ पे लिखा है, इन एनी पोजीशन, in any position, देखिए डायग्राम, पोजीशन कौन सा है, P1 Q1, PQ ओरिजिनल पोजीशन है स्टूडेंट, जबकि A पैरेलल टू B है, और P1 Q1 रोटेशन का एनी पोजीशन है, तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अभी हमको पता है सर्कुलर मोशन वी नो, ओमेगा एंगुलर स्पीड क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल बाय टाइम, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा टी। ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फ्लक्स फाई इज गिवन बाय एन ए बी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, इतना फ्लक्स होगा। अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न, बी कांस्टेंट है, पर ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि ओमेगा टी, टी के साथ में एंगल चेंज होगा, देखो थीटा एंगल है, थीटा एंगल चेंज होगा टाइम के साथ में, और देयरफॉर चूंकि थीटा एंगल चेंज हो रहा है, इसके एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, और एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। आप मेरा पहला लेक्चर, वीडियो लेक्चर देखिए, मैंने आपको बताया था कब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स कैन बी चेंज, ए चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, A changes in direction, A may change in both magnitude and direction, और B must change। तो यहाँ पर A का मैग्नीट्यूड सेम है स्टूडेंट, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, इसका हम टाइम डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट। तो क्या इक्वेशन होगा स्टूडेंट, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ, क्या होगा, राइट हैंड साइड स्टूडेंट, एन ए बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, बराबर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें से एन ए बी कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया कॉन्स्टेंट है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एन ए बी कॉन्स्टेंट होगा, कोसाइन ओमेगा का डेरिवेटिव, कॉस ओमेगा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और हमको ओमेगा टी का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, कॉम्पोजिट फंक्शन है, रिकलेक्ट कीजिए, तो ओमेगा का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होगा, टी का डेरिवेटिव 1, तो व्हाट विल गेट ऑन राइट हैंड साइड, माइनस एन ए बी ओमेगा, ये एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, सारे कांस्टेंट है स्टूडेंट, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया डी फाई बाय डी टी। But we know by law of electromagnetic induction, d phi by dt is minus c. By laws of EMI, electromagnetic induction का लॉ, फेराडे लॉ और लेंज लॉ दोनों को कंबाइन करते हैं, तो क्या है हमारे पास में कि E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम कैसे लिख सकते हैं कि दिस इज माइनस ई इज इक्वल टू माइनस एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा, बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, तो ई का फॉर्मूला मिलेगा हमको, कि ई इक्वल टू एन ए बी ओमेगा into sine of omega t. This is an expression for induced EMF in a rotating coil. ये एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, वन ऑफ द इक्वेशन है, लेट मी कॉल इक्वेशन 1। ये क्या दे रहा है, इक्वेशन 1 gives us
ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस कॉइल इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। माइनस साइन ऑलरेडी ले लिया है। अभी ये जो फॉर्मूला हमने स्टूडेंट लिखा है इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इज इनटू डिफरेंट फॉर्म। देखिए व्हाट इज एन ए बी ओमेगा, यहाँ पर देखिए एन ए बी ओमेगा कांस्टेंट है। तो लेट मी एज्यूम कि एन ए बी ओमेगा चारों कांस्टेंट है स्टूडेंट। हम चार कांस्टेंट नहीं रखते, पूरा कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, इसको हम नोटेशन देते हैं E0। लेट मी कॉल इक्वेशन 2। थोड़ा मैं आपको बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये दूसरा इक्वेशन मिला हमको E का। यहाँ पर इस कांस्टेंट की जगह हमने E0 लिखा। ये जो E0 लिखा है उसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अभी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हमने देखो थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा ना, तो मैं रिवर्स सब्सटीट्यूशन कर सकता हूँ। तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E0 साइन ऑफ थीटा इज द इक्वेशन 4। इन अदर वर्ड E0 कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो यदि कांस्टेंट हटा देंगे तो E विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब E के हमारे पास में तीन फॉर्मूले मिले। फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान दीजिए बराबर, E इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। दूसरा फॉर्मूला E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। और तीसरा फॉर्मूला हमको मिला E इक्वल टू E0 साइन थीटा। व्हाट इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 क्या बताता है? इक्वेशन 4 बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इस कॉइल में, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे साइन थीटा चेंज होगा स्टूडेंट, वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा। हमको पता है कि साइन थीटा चेंजेस फ्रॉम -1 वाया 0 टू +1। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है, साइनुसाइडल बोला जाता है। ये फंक्शन चेंज होता है, तो जैसे साइन थीटा चेंज होगा वैसे ई चेंज होगा। तो ई का यदि हमको चेंजेस समझने का है तो हमको ग्राफिकली उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। यदि हमको ई का नेचर समझने का है तो वी हैव टू डू ए लिटिल ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो आप क्या कीजिए, इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो अभी मैंने फॉर्मूला डिराइव किए वो मैंने वापस यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये आया डेरिवेटिव लेने के बाद में, एन ए बी ओमेगा कॉन्स्टेंट है, उसको हमने E0 एज्यूम किया सिंप्लिसिटी के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम इक्वेशन 2, और ओमेगा टी हमने रीसब्स्टिट्यूट किया, ओमेगा टी इज थीटा, तो इक्वेशन 4। तो इसमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ये जो तीन इक्वेशन है, these are the different expressions for induced EMF in a rotating coil। अभी यदि हमको E का नेचर समझने का स्टूडेंट, देखो E मैंने बताया इक्वेशन 4 से E किसके ऊपर डिपेंड करता है, E इज डिपेंडिंग ऑन साइन थीटा, E0 कांस्टेंट। तो यदि हमको इसका नेचर समझने का है तो थोड़ा हमको मैथ्स में जाना पड़ेगा। तो लेट अस प्लॉट द साइन थीटा अगेंस्ट थीटा। सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन थीटा है, और थीटा चेंज हो रहा है तो देखो कैसे वाई चेंज होता है। इनिशियली वैल्यू साइन का वैल्यू 0 है, इनिशियली देखो ए पैरेलल टू बी है, तो इनिशियली दोनों पैरेलल है तो ये एंगल हो गया 0, तो साइन 0 होता है स्टूडेंट 0। अभी सपोज कॉइल ने हाफ रोटेशन किया, 1/4 रोटेशन, तो नेक्स्ट एंगल होगा साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना हो गया, π/2। साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट, साइन 90 इज +1। ये 1/4 रोटेशन हुआ। उसके बाद में कॉइल का रोटेशन हुआ 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन, मतलब ये पूरा अपसाइड डाउन हो गया। Q बिकम P और P बिकम Q, पूरा ऑपोजिट हो गया। तो साइन 180 साइन 0 होता है, अगेन रिकलेक्ट कीजिए। उसके बाद में हो गया एंगल 270 डिग्री, मीन्स दैट इज इक्वल टू 3π/2। साइन 3π/2 होता है स्टूडेंट -1। और यदि एंगल का वैल्यू
360 हो गया, 360 मतलब 2 पाई, तो साइन हैज बिकम 0। तो देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब कॉइल ने पूरा एक रोटेशन किया, वो एक रोटेशन को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, 0 to 90 एक क्वार्टर रोटेशन, 1/4 रोटेशन, तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हुआ। कहां से कहां इंक्रीज हुआ? 0 to 1। तो यदि हम यहाँ पे ये एंगल यदि थीटा है स्टूडेंट, और यहाँ पे ये साइन थीटा है, इफ आई टेक साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, तो देखो कैसे चेंज होगा ये, हाउ इट विल चेंज। साइन थीटा इट बिकम मैक्सिमम, ये +1 हो गया, +1 होने के बाद में -1 और फिर 0। लेट मी राइट, ये +1 है और ये -1 है स्टूडेंट। ये जो टेबल यहाँ ड्रॉ किया है, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो रहा है, इनिशियली साइन बढ़ रहा है, 0 to +1 हुआ, उतने एंगल में, दैट इज पाई/2 एंगल हुआ यहाँ पर। फिर +1 से 0 हुआ, तो एंगल कितना हो गया, पाई। देखो ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ स्टूडेंट, ये फिर डिक्रीज हुआ, 0 हो गया। देन बिकम -1, -1 मतलब 3 पाई/2 में, 3 पाई/2 में क्या हो गया, 3 पाई/2 डायरेक्शन चेंज हुआ, यदि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। फिर 0 हुआ, 0 हुआ मतलब यहाँ से वैल्यू अगेन बढ़ा, ये -1 हुआ तो अगेन बढ़ा, -1 इज लेस। इस प्रकार ये जो साइन का एक, जब कॉइल में रोटेशन का एक रोटेशन होगा, साइन का 1 रोटेशन होगा। जब साइन एक बार कोऑर्डिनेट में चेंज होता है तो इट्स चेंजिंग बिटवीन +1, 0, -1। इस ग्राफ को बोलते हैं सेन्यूसाइडल। ये साइन कर्व है, ये जो कर्व ड्रॉ किया, ये जो कर्व ड्रॉ किया है, ये कौन सा कर्व है, ये साइन कर्व है। इसके बाद में वापस रिपीट होगा, मतलब साइन चेंजेस पीरियोडिकली बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक बार होगा तो ये वापस रिपीट होगा। तो यदि आप ये इक्वेशन नंबर 4 अभी लेंगे स्टूडेंट, यदि साइन थीटा को न प्लॉट करते हुए यदि मैं यहाँ पर ई को प्लॉट करूंगा, ई का वैल्यू कितना होगा, तो ई का वैल्यू हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना है, तो E0 साइन थीटा होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो देखो क्या होगा, अभी जब 0 है तो E0 होगा, जब ये +1 हो गया तो ई का वैल्यू यहाँ पे +E0 होगा, फिर 0 होगा, और यहाँ पे वैल्यू -E0 होगा। इसका कोफिशिएंट होगा ना, साइन चेंज हो रहा है 1 में, तो ये कोफिशिएंट या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके हिसाब से ये चेंज होगा। मतलब यहाँ पर साइन थीटा की जगह स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पर ई प्लॉट करूंगा, EMF इंड्यूस्ड EMF यदि हम प्लॉट करेंगे, तो ये इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, ये +E0 होगा, और ये वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे -E0 होगा। तो व्हाट इज दिस नेचर ऑफ EMF, इसका क्या नेचर है? व्हेन द कॉइल इज रोटेटिंग, इन वन रोटेशन ऑफ द कॉइल EMF फर्स्ट इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, चेंजेस साइन एंड अगेन बिकम इक्वल टू 0। तो EMF का क्या नेचर है? The induced EMF in a rotating coil changes both in magnitude and direction, and such a nature of EMF is called as an alternating EMF। मतलब जब कॉइल रोटेट हो रहा है तो उसमें जो EMF चेंज हो रहा है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, देखो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है और डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। इसको, इस नेचर को स्टूडेंट बोला जाता है सेन्यूसाइडल। ये मैथ्स का कंसेप्ट है इसमें। इस प्रकार से कॉइल अगेन एंड अगेन रोटेट होगा तो ये रिपीट होगा, मतलब ये मोशन है पीरियोडिक होगा, पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन में पढ़ा। तो जो ऐसी EMF जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो EMF ई कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, इसका क्या नेचर है? इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक, चेंजेस इन व्हाट, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस टाइप का जो EMF होता है स्टूडेंट, उसको बोला जाता है AC EMF। दूसरी बात आपको समझने की है कि इसका मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे प्लस ही है या माइनस ही है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये जो वैल्यू हमने E0 है, इसको बोलते हैं पीक। दिस इज कॉल्ड एज एन पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF। ये E0 लिखा है, जो यहाँ पे ये E0 लिखा है इस इक्वेशन में, ये जो E0 है, ये असम्पशन है स्टूडेंट। कितना E0 है? E0 का फॉर्मूला क्या है?
NA भी ओमेगा है, तो मैक्सिमम कितना होगा, ई चेंज हो रहा है, नो डाउट ई चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, पर किसके बीच में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज ये जो ई चेंज हो रहा है वो E0, मैग्नीट्यूड वाइज E0 है, इस E0 को बोला जाता है स्टूडेंट कॉल्ड एज एन, व्हाट इज E0 कॉल्ड एज एन पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि इस प्रकार का ईएमएफ, यदि हम सपोज हमने एक रेजिस्टेंस लिया, सपोज हमने एक रेजिस्टेंस लिया स्टूडेंट, इस ईएमएफ को बताते हैं, इस ईएमएफ को ऐसे बताते हैं, सिंबल है। हम डीसी कैसे बताते हैं स्टूडेंट, डीसी हम सेल से बताते हैं ऐसा, या बैटरी से ड्रॉ करते हैं, रिकलेक्ट कीजिए, ये डीसी का सिंबल है। उसी प्रकार एसी का सिंबल इस प्रकार का है। सपोज यदि एसी, सपोज इस कॉइल को, जो रोटेटिंग कॉइल है, इसको हमने रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट का भी सिमिलर नेचर होगा। करंट विल आल्सो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली। तो ये जो करंट होगा उस करंट को भी हम बोलेंगे एसी करंट। यदि ईएमएफ एसी होगा स्टूडेंट तो करंट भी एसी होगा। इस प्रकार से अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा इस टॉपिक का थ्योरी कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको यदि लाइक करता है तो आप लाइक कीजिए और कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।